हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्द तेरे इश्क का पार्ट 9। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 4 साल के बाद नीना जी ने हवेली में कदम रखा था। दरवाजे पर पैर रखते ही उनके कदम जैसे ठिठक गए। उनकी आंखों में बीते सालों की यादें तैरने लगी। वो चारों ओर देख रही थी और सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सजावट का हर सामान, ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहीं थम गया हो। कामिनी जी, नीना, क्या देख रही हो? हमने सब कुछ वैसे ही संभाला है जैसे आप रखते थे। आपको घर सजाने का बहुत शौक था ना? आपका कमरा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गई थी। नीना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से उस दीवार को छुआ जैसे वह अपने पुराने दिनों को महसूस कर रही हो। तो कामिनी जी ने उन्हें गले से लगा लिया। नहीं नीना, अब रोना नहीं। नैतिक आ गया है ना, वह सब कुछ ठीक कर देगा। नीना जी, हाँ दीदी, नैतिक शुरू से ही काफी समझदार है। उस वक्त अगर वह होते तो शायद आज हमारा वक्त ऐसा नहीं होता। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। कामिनी जी, बीती बातों को भूल जाओ नीना। नीना जी, पर दीदी, भाई साहब। कामिनी जी, हम जानते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, पर तुम चिंता मत करो, नैतिक सब संभाल लेंगे। यह सुनकर वहां पास से गुजर रही मिशिका बोली, हाँ, संभाल लें, वही बेहतर होगा उनके लिए, वरना। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे आगे बोलने से रोककर नीना जी ने उसे आंखें दिखाई तो वह बोली, ठीक है माँ, त्रिशा थक गई है, उन्हें हम कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। इतना कहते हुए उसने त्रिशा को अपने सीने से थोड़ा और कसकर लगा लिया, जैसे किसी का उससे छीन लेने का डर हो। कामिनी जी, मिशा बेटा, त्रिशा से हमारा भी कुछ रिश्ता है। थोड़ी देर के लिए हमें उन्हें गोद लेने दीजिए। उनकी आवाज में अपनापन तो था ही, पर साथ ही सालों का बिछड़ने का दर्द भी साफ महसूस हो रहा था। जब उन्होंने आशा भरी नजरों से मिशिका की ओर देखा तो मिशिका उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाई और त्रिशा से बोली, बेटा, यह आपकी बड़ी नानी है। त्रिशा ने उसकी बात सुनकर उनकी ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे वह इस नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही हो। कामिनी जी ने अपनी बाहें फैला दी और त्रिशा भी धीरे से उनके पास आ गई। उसके छोटे छोटे कदमों की आहट जैसे उस सूनी हवेली में नई जान भर रही थी। कामिनी जी ने उसे गोद में लेकर उसके सर को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नीना, हम कितने बदनसीब थे जो इतने दिनों तक अपने किट्टू के अंश से दूर रहे। उनकी आवाज भर्रा गई थी और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी नातिन को हम गोद में भी नहीं खिला सके। कामिनी जी को रोते देख त्रिशा अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भली नानी, मम्मा बोलती है कि गुड गर्ल रोती नहीं है। क्या आप गुड गर्ल नहीं है जो आप लो लई हो? उसकी बातें सुनकर कामिनी जी ने मुस्कुराकर फिर से उसका माथा चूम लिया। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ चुकी थी। बेटा, यह खुशी के आंसू हैं। आपसे पहली बार मिले हैं ना हम, इसलिए हम रो पड़े। अच्छा, अब हम भी आपकी मम्मा की बातें मानेंगे और कभी नहीं रोएंगे। अब तो ठीक है ना? त्रिशा ने मासूमियत से अपना सर हिलाया, जैसे उसने सच में उन्हें माफ कर दिया हो। उसी समय नैतिक अंदर आया। माँ, हमें भी त्रिशा को गोद लेना है। उसने जैसे ही त्रिशा को गोद लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मिशिका ने तुरंत त्रिशा को अपनी गोद में ले लिया और बोली, माँ, त्रिशा काफी थक गई है, इसलिए हम कमरे में जा रहे हैं। आप भी थोड़ी देर आराम कर लो। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और नैतिक मन महसूस कर रह गया। उसके बढ़े हुए हाथ धीरे धीरे नीचे आ गए, जैसे किसी ने उसकी छोटी सी खुशी छीन ली हो। उसे उदास देखकर नीना जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हम समझाते हैं उन्हें। नैतिक उनका हाथ थामते हुए बोला, नहीं छोटी माँ, आप उन्हें कुछ मत बोलिए। उनका गुस्सा जायज है। हमें कुछ वक्त दीजिए। वह खुद अपने हाथों से त्रिशा को हमारी गोद में देंगी। उसकी आंखों में समझदारी के साथ साथ मिशिका के लिए सम्मान भी झलक रहा था। नीना जी,
हमें विश्वास था कि आप ही हैं जो उन्हें वापस से फिर से जीना सिखा सकते हैं। इन 4 सालों में तो उन्होंने खुद के लिए जीना छोड़ दिया है। बस काम, काम। हँसना तो जैसे भूल ही चुकी हैं। नैतिक। छोटी माँ, हम सब ठीक कर देंगे। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ विश्वास था, जैसे उसने मन ही मन खुद से ये वादा कर लिया हो। रात को सब वापस खाने के वक्त जमा हुए और भुवन चौधरी भी तब तक आ चुके थे। नीना जी ने उन्हें प्रणाम किया तो वे बोले, खुश रहिए छोटी दुल्हन। घर वापस लौटने का फैसला लेकर आपने बहुत ही अच्छा किया। तभी सामने से मिशिका त्रिशा को लेकर आ रही थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में पुराना दर्द साफ झलक रहा था। घर लौटने का फैसला वह लेते हैं जो घर छोड़कर जाते हैं। हमें तो 4 साल पहले घर से निकाल दिया गया था। लगता है समय के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है बड़े चौधरी। नीना जी ने मिशिका को चुप रहने का इशारा किया, पर उसने नहीं माना। भुवन चौधरी, ओह, तो तुम भी आई हो। तुमसे इस बदतमीजी के अलावा हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। बड़े घरों में पलने से संस्कार थोड़े ही मिल जाते हैं। संस्कार तो बस जन्म से मिलते हैं। नैतिक। पापा। भुवन चौधरी, हाँ, हम समझ गए। तभी उनकी नजर त्रिशा पर पड़ी। यह बच्ची किसकी है कामिनी जी? आज से पहले तो कभी हमने इसे घर में नहीं देखा। कामिनी जी धीरे से बोली, जी ये किरण की बेटी है। भुवन चौधरी यह सुनकर चौंक गए और उनके चेहरे का रंग एक पल में बदल गया, जैसे किसी ने उनके सामने पुराना राज खोल दिया हो। क्योंकि अब तक वो यही मानते थे कि किरण की बेटी मर चुकी थी। लाखन ने खुद उन्हें यह बताया था। क्या यह पाप की निशानी अभी तक जिंदा है? इसका मतलब लाखन ने हमसे झूठ बोला? उनकी आवाज में गुस्से के साथ साथ हैरानी भी साफ झलक रही थी। यह सुनकर मिशिका और नीना जी को बहुत गुस्सा आया। मिशिका, जी हाँ, आपने तो पूरा इंतजाम कर दिया था। पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो बस ये भी बच गई। और हाँ, यह किसी पाप की निशानी नहीं है, बल्कि हमारी दी की निशानी है। भुवन चौधरी, हाँ, तुम तो ऐसा ही बोलोगी, क्योंकि तुम भी तो उसी की तरह किसी के पाप की ही निशानी हो। नैतिक यह सुनकर अपने पिता पर बरस पड़ा। पापा, हमने आपको पहले भी मना किया था। क्या चाहते हैं आप कि हम घर छोड़कर चले जाएं? बोलिए तो हम अभी चले जाते हैं। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, पर वह अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। भुवन चौधरी अपने बेटे की बात सुनकर गुस्साते हुए बोले, आप अब बहुत बड़े हो गए हैं जो अपने पिता पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, एक दिन आपको भी हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। नैतिक। पापा, हम हुक्म नहीं चला रहे हैं, बस आपको याद दिला रहे हैं कि त्रिशा हमारी किट्टू की बेटी है। इस घर में जितना मान सम्मान किट्टू को मिला करता था, उतना ही अब मीशा और त्रिशा को भी मिलेगा। उसने यह कहते हुए एक नज़र मिशिका की ओर भी डाली, जैसे वह उसे भरोसा दिला रहा हो। इससे पहले कि भुवन चौधरी कुछ कहते, मिशिका त्रिशा को लेकर वहां से जाने लगी। हम खाना अपने कमरे में ही खा लेंगे। नैतिक। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। यहीं बैठकर खाना खाइए, और पापा आप भी अब आदत डाल लीजिए। मीशा और त्रिशा हमारे परिवार की सदस्य हैं। आज के बाद ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। मिशिका, यह फिक्र करने का झूठा दिखावा करना बंद कर दीजिए। नैतिक। आपको जो सोचना है सोचिए, पर अभी बैठकर खाना खाइए। देखिए, माँ ने सब कुछ आपकी पसंद का ही बनवाया है। नीना जी ने भी जब उसे इशारा किया तो वह चुपचाप बैठ गई। मिशिका ने बिना कुछ बोले अपनी नजरें झुका ली, जैसे वह किसी से नजरें मिलाना ही नहीं चाहती हो। उसने टेबल पर जब नजर दौड़ाई तो सचमुच में सारा खाना उसकी ही पसंद का बना हुआ था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ हल्की सी नरमी भी झलक आई। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी बड़ी माँ को अभी तक उसकी पसंद नापसंद याद है। त्रिशा सो चुकी थी तो नीना जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और मिशिका भी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। खाना खत्म होने पर भुवन चौधरी वहां से चले गए। उनके जाते ही जैसे सबने एक साथ राहत की सांस ली। तभी कामिनी जी ने उन लोगों को बताया कि कल लड़की वाले आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। यह सुनते ही मिशिका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। मिशिका, हमें नहीं मिलना किसी से। हमें इस शादी से कोई मतलब नहीं है। नीना जी। मिशिका, एक बार मिल तो लीजिए। मिशिका, ठीक है माँ, अगर आप कहते हैं तो मिल लेते हैं। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
आने दो उन्हें, यह रिश्ता तो अब होने से रहा। बड़े चौधरी देखते रहना, कैसे यह बदतमीज लड़की आपके नाक के नीचे से इस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। पूजा दी की जगह हम किसी और को लेने ही नहीं देंगे। नैतिक चौधरी, चाहे प्रेम से या जबरदस्ती, शादी तो तुम्हें हमारी पूजा दी से ही करनी पड़ेगी। यह सोचकर मिशिका की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया हो। नैतिक, और हाँ, उन लोगों के साथ शराफत से पेश आइएगा, कोई खुराफात नहीं होना चाहिए। उसने हल्की सी नजरें उठाकर मिशिका को देखा, जैसे उसे पहले से ही उसकी प्लानिंग का अंदाजा हो। फिर मन ही मन उसने सोचा, हम जानते हैं कि कल तक आप उन लोगों को भगाने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लेंगी, पर आई प्रॉमिस, कल सबसे ज्यादा खुश भी आप ही होंगी। यह सोचकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो वही मिशिका भी नैतिक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए त्रिशा को लेकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर नैतिक की ओर देखा, जैसे उसे कोई साइलेंट वार्निंग दे रही हो। थोड़ी देर बाद जब मिशिका वापस आई, इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी नाराजगी नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। और उसके हाथ इस बार खाली नहीं थे, बल्कि उसके हाथों में कोई पेपर था। उसने वह पेपर नैतिक के सामने रखते हुए बोला, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके होने वाले ससुराल वालों से शराफत के साथ पेश आए, तो उनके आने से पहले इन पर आप अपने पिताश्री के साइन करवा दीजिए। उसकी आंखें सीधे नैतिक की आंखों में टिकी हुई थी, जैसे वह उसे चैलेंज कर रही हो। यह सुनकर नैतिक के साथ साथ कामिनी जी और नीना जी भी उसका मुंह देखने लगे। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि मिशिका क्या करने वाली है। नीना जी, बेटा, यह कैसा पेपर है? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मिशिका, माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपसे किया हुआ वादा हमें याद है। हम अपने किए हुए वादों को भूलते नहीं हैं, कुछ लोगों की तरह। मिशिका ने लास्ट वाले शब्द पर जोर देते हुए बोला। उसकी बात में एक हल्का सा तंज था जो नैतिक समझ गया था। नैतिक ने मुस्कुराते हुए पेपर उठा लिया। ठीक है, हो जाएगा। और हाँ, हम भी अपने किसी भी वादे को भूले नहीं हैं। मिशिका, एक बार पढ़कर तो देख लीजिए कि क्या है इस पेपर में। नैतिक, हमें नहीं पढ़ना। मिशिका, ठीक है, मत पढ़िए, पर बाद में शिकायत मत कीजिएगा। कुछ भी हो सकता है इसमें। शायद आपकी पूरी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो सकती है। यह कहते हुए मिशिका ने हल्के से कंधे उचका दिए। नैतिक, आप हमसे इतना गुस्सा है कि आप यह भी भूल गए कि हमने पूरे मन से आपको अपनी बहन माना था। किरण के नहीं रहने पर हमारा सब कुछ आपका ही तो है। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी भी हमसे ले लेंगी, तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो आपकी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नैतिक ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोला। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस सीधा, सच्चा और बिना किसी शर्त का अपनापन था। कुछ पल के लिए जैसे वक्त ठहर सा गया। मिशिका उसकी बातों से असहज हो गई और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। और फिर वह बोली, हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। इस पेपर में लिखा है कि हमारे पापा केशव चौधरी के हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी कनिका चौधरी, यानी कि हमारी त्रिशा को दी जाती है, और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी हमारी माँ नीना चौधरी को दी जाती है। उसकी आवाज फिर से सख्त हो चुकी थी। उसके हर शब्द में साफ साफ फैसला झलक रहा था, जैसे उसने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया हो। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नैतिक ने एक बार फिर से पेपर की ओर देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मिशिका ऐसा भी कुछ कर सकती है। यह सुनकर सब चौंक गए और कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। नीना जी मिशिका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, आपने बिना हमसे पूछे हुए यह पेपर्स कैसे बनवा लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब कुछ त्रिशा के नाम कर दिया आपने, जबकि आपके पापा की प्रॉपर्टी में आधे की हकदार आप भी हैं। आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? उनकी आवाज में गुस्सा भी था और चिंता भी थी। मिशिका, माँ त्रिशा हमारी ही बेटी है। अगर हमने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर भी दिया, तो क्या गलत किया? उसकी आवाज में जिद नहीं, बल्कि एक माँ का अड़िग विश्वास था। नीना जी, पर बेटा। मिशिका, माँ, हमने आपकी हर बात मानी है ना? तो प्लीज इस बार आप हमारे इस फैसले को मान जाइए, आपको हमारी कसम। कसम शब्द सुनते ही जैसे नीना जी के सारे तर्क वही थम गए और वह चुप हो गई।
उन्होंने बस उसे देखा और कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों में नाराजगी से ज्यादा डर था। डर इस बात का कि उनकी बेटी खुद को पूरी तरह से भुला रही है। कामिनी जी और नैतिक भी यह सुनकर हैरान रह गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया था, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्द साथ छोड़ चुके हों। मिशिका नैतिक के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, क्यों? झटका लगाना? खैर, आप सोच भी और क्या सकते हैं। आखिर बड़े चौधरी के बेटे जो ठहरे तो उन्हीं की तरह सोचेंगे ना। उसके लहजे में तंज साफ था। पर हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। हमारी त्रिशा किसी पाप की निशानी नहीं है। उस पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। उसकी माँ मिशिका चौधरी अभी जिंदा है। यह कहते हुए उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ जाने का जुनून था। उसकी बात सुनकर नैतिक चौधरी गंभीर होते हुए बोला, आपने अभी तक हमें नहीं समझा। हमारे लिए त्रिशा केवल और केवल हमारी बहन किरण की निशानी है, और हमें वो इतनी ही प्यारी है जितनी कि आप और किरण थी। आपको नहीं पता, वापस लौटने के बाद से ही हमने आप लोगों को कितना ढूंढा, और जब हमें यह पता चला कि हमारी किट्टू की बेटी जिंदा है, हम एक रात भी चैन से नहीं सो पाए। अपनी बहन की आखिरी निशानी को देखने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए कितने तरस गए थे हम। हर शब्द के साथ उसकी आंखों में वो बीते साल साफ झलक रहे थे, और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। पर उसने खुद को संभाल रखा था। केवल छोटे पापा का ही क्यों? आप एक बार बोलो, हम अपना हिस्सा खुशी खुशी त्रिशा के नाम कर देंगे। और यह कोई एहसान नहीं, बल्कि दिल से निकला हुआ वादा है। मिशिका, आप पापा की बातों से इतनी आहत है कि आपने हमें भी उन्हीं के जैसा मान लिया। आप यह कैसे भूल गई कि हमने आपको दिल से अपनी छोटी बहन माना था। कभी भी किरण और आप में कोई फर्क नहीं किया। आपको इन पेपर्स पर पापा के साइन ही चाहिए ना। हम आपसे वादा करते हैं कि कल उन लोगों के आने से पहले आपको साइन किए हुए पेपर मिल जाएंगे। पर आपको भी हमसे वादा करना पड़ेगा कि आप हमें हमारी छोटी वापस लौटाएंगी। हम उनकी शरारतों को बहुत मिस कर रहे हैं। कामिनी जी मिशिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, आपके बड़े पापा के गलत सोच के आगे हम मजबूर थे, पर अब नहीं। हम सब ने आपको हमेशा अपना ही बच्चा माना है। प्लीज बेटा, हम सबके लिए जो गुस्सा आपके दिल में है, उसे साइड रख दीजिए। आज भी आपके नैतिक भाई और आपकी बड़ी माँ आपको उतना ही प्यार करती हैं जितना कि पहले करते थे। मिशिका उन लोगों की बात सुनकर चुपचाप वहां से चली गई, मानो उनकी बातों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। सब उसे बस जाते जाते देखते रह गए। नैतिक ने नीना जी को विश्वास दिलाया, छोटी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप निश्चित रहिए और हम पर विश्वास रखिए। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। मिशिका भी अपने कमरे में चुपचाप आकर लेट गई और सोचने लगी, कैसे भूल जाएं हम उन बातों को। उस रात की याद आज भी हमारी नींद उड़ा देती है। अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो। हमने तो अपनी त्रिशा को उस रात खो ही दिया था। यह सोचते हुए उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे वह फिर से उसी डरावनी रात में पहुंच गई हो। प्री मेच्योर बेबी होने के कारण त्रिशा को 1 महीने तक NICU में ही रखना पड़ा था। छोटी सी त्रिशा मशीनों और तारों के बीच ही पड़ी रहती। उसे देखकर हर बार मिशिका का दिल कांप उठता था। इस बीच मिशिका का ज्यादा समय वहीं हॉस्पिटल में ही बीतता था। पूजा और उसके माँ पापा रोज वहां आते थे। वो लोग ही उस वक्त मिशिका का सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। राजीव चौधरी जो पूजा के पापा थे, और वनीता चौधरी जो पूजा की माँ थी, नीना जी को काफी समझा बुझाकर अपने घर ले गए। क्योंकि किरण की मौत से वो काफी सदमे में थी, और उन्हें डर था कि अगर नीना जी इसी माहौल में रही तो वह खुद को संभाल नहीं पाएंगी। उस समय नैतिक चौधरी इंडिया में नहीं थे। वह अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। पूजा के भी मेडिकल की पढ़ाई अभी चल ही रही थी। भुवन चौधरी के डर से कामिनी जी चाहकर भी हॉस्पिटल नहीं आ पा रही थी। दिल उनका भी त्रिशा को देखने के लिए तड़प रहा था, पर पति के डर ने उनके कदम बांध रखे थे। 1 महीने के बाद जब त्रिशा को डिस्चार्ज मिला, तो मिशिका और नीना जी उसे लेकर हवेली लौटे। मिशिका ने त्रिशा को ऐसे सीने से लगा रखा था जैसे कोई उससे उसकी दुनिया छीन लेगा। उस वक्त राजीव जी, वनीता जी और पूजा भी उनके साथ ही थे। सबके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उन्होंने जैसे ही हवेली के अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, भुवन चौधरी की कड़कती हुई आवाज आई, रुक जाओ सब। इस कड़कती हुई आवाज को सुनकर सबके कदम वहीं रुक गए। मिशिका का दिल अनजाने डर से जोर जोर से धड़कने लगा। भुवन चौधरी सामने आकर बोले, छोटी दुल्हन, बेटी की ममता में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो इस पाप की निशानी को लेकर हवेली को गंदा करने के लिए आ गए। उनकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मिशिका यह सुनकर बोली, बड़े पापा, यह तो हमारी दी की बेटी है ना, भला इनसे हवेली गंदी कैसे हो जाएगी। भुवन चौधरी, चुप। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। वैसे भी तुम भी तो उसी की तरह किसी की पाप की ही निशानी हो, और हमने तुम्हें बार बार मना किया है हमें बड़े पापा बोलने से। यह सुनते ही जैसे हवा भी एक पल के लिए थम गई और मीरा जी भी तड़प उठी। भाई साहब, आप कब तक मीशा को ऐसे ही ताना मारेंगे। आप हमारा यकीन मानिए, मीशा किसी पाप की निशानी नहीं है, और यह एक बिन माँ की नन्ही सी बच्ची हम ऐसे कैसे छोड़ दें। हमारी किट्टू का अंश है यह। उनकी आवाज दर्द से भर्रा गई थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल टूट रहा हो। भुवन चौधरी, केशव के साथ साथ आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। राजीव, अपनी बहन को समझाइए, इस पाप की निशानी को कहीं जाकर दफना दे। राजीव जी, भाई साहब, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनसे कैसा बैर। उन्होंने भुवन चौधरी को शांति से समझाने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में भी गुस्सा साफ दिख रहा था। भुवन चौधरी, पर हम किसी भी कीमत पर इसे अपनी हवेली में कदम रखने नहीं दे सकते। छोटी दुल्हन, आपको अगर हवेली में आना है तो इस पाप की निशानी को यहाँ से हटाना होगा। केशव को तो हम रोक नहीं पाए, पर यह गलती हम दोबारा नहीं कर सकते। यह सुनकर नीना जी रोने लगी। पर भाई साहब, इस छोटी सी बच्ची की इसमें क्या गलती है। उनकी गोद में त्रिशा हल्का सा सिसकी, जैसे वह भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। इस बदनसीब ने तो अपनी माँ को भी नहीं देखा। हम इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाएं? इतना कहकर वो आस भरी नजरों से कामिनी जी की ओर देखने लगी, जो कि हवेली के अंदर से चुपचाप आंसू बहाते हुए बाहर का सारा नजारा देख रही थी। भुवन चौधरी, यह हम नहीं जानते, पर इसके गंदे कदम हमारे घर में नहीं पड़ने चाहिए। उनके शब्दों ने जैसे आखिरी उम्मीद भी उनकी तोड़ दी थी। अभी तक मिशिका, जो कि चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, उसने नीना जी के गोद से त्रिशा को ले लिया और चिल्लाकर बोली, बड़े चौधरी, यह आज से हमारी बेटी है, मिशिका चौधरी की बेटी। और आज के बाद खबरदार, जो हमारी बेटी को कुछ गलत कहा तो आग लगा कर रख देंगे हम, आपको भी और आपकी इस हवेली को भी। अभी तो हम जा रहे हैं, पर याद रखिएगा, हम अपनी दी का हक लेने के लिए ज़रूर वापस आएंगे, और उस रोज़ आप चाह कर भी हमें रोक नहीं पाएंगे। यह इस पाप की निशानी मिशिका चौधरी का वादा है आपसे। यह कहकर उसने त्रिशा को और कसकर अपने सीने से लगा लिया और नीना जी का हाथ थाम कर उन्हें हवेली से बाहर ले आई। उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। हवेली से निकलते वक्त किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उस घर से उनका रिश्ता उसी पल खत्म हो गया हो। राजीव जी सबको लेकर अपने घर आ गए। वनीता जी और राजीव जी बार बार नीना जी को समझा रहे थे। वनीता जी, नीना, आप मत रोइए, हम हैं ना। हमारे रहते हुए आप अकेली कहाँ हैं। हम सब मिलकर त्रिशा को पालेंगे। इन्हें वह सब देंगे जो इनका हक है। इन्हें कभी किरण की कमी हम महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने नीना जी के कंधे को सहारा दिया, जैसे वह उन्हें टूटने से बचा रही हो। पूछा, हाँ बुआ, हम सब मिलकर त्रिशा को सारी खुशियाँ देंगे। मिशिका नीना जी के कदमों में आकर बैठ गई और उनके आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ, आप हम पर भरोसा रखें। हम हमारी हवेली ज़रूर वापस जाएंगे। हम सब ठीक कर देंगे। पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी और त्रिशा की सेहत है। नीना जी, मिशा बेटा, पर आप तो खुद बच्चे हैं अभी। आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मिशिका, माँ, आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और अजीब सी ताकत भी। राजीव जी भी नीना के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हाँ नीना, हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। सबके समझाने पर नीना जी भी थोड़ी शांत हुई, पर उनके दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था।
उनके लिए यह बहुत ही कठिन समय था। अपनी नातिन को अपने सीने से चिपकाए हुए वो आज की घटना को सोच रही थी। हर एक शब्द, हर एक अपमान उनके कानों में गूंज रहा था। मीशा भी उनके बगल में लेटी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किस तरह से उन दोनों को संभालेंगी। मीशा भी तो अभी मात्र 18 साल की ही है। अभी तो उसने 12th के ही एग्ज़ाम दिए हैं। बच्ची ही तो है यह। और ये सब हालात ने इसे वक़्त से पहले ही बड़ा बना दिया है। ऐसा सोचते-सोचते नीना जी की आँख लग गई। अचानक से नीना जी की आँखें खुली तो उन्होंने अपने बगल में देखा तो त्रिशा वहाँ नहीं थी और उनके हाथ काँपने लगे और उनकी साँसें तेज़ हो गई। उन्होंने जल्दी से मिशिका को उठाया और मिशिका ने भी त्रिशा को चारों ओर देखा तो वह कहीं नहीं थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अचानक से उसे एक साया खिड़की से बाहर कूदते नज़र आया। वह चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब उसके कमरे की ओर दौड़े। तब तक मिशिका भी उस साये के पीछे-पीछे खिड़की से कूद गई, बिना एक पल सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए। वह साया बच्ची को गोद में लिए पिछले गेट से बाहर निकल गया। मिशिका भी उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई उसी गेट से बाहर की ओर आई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, पर उसके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी सब भी उनके पीछे-पीछे दौड़ते हुए रोड पर आ गए। थोड़ी दूर जाकर उस साई ने पीछे मुड़कर देखा, तो मिशिका को अपने पीछे दौड़कर आते हुए पाया। उसने जब देखा कि मिशिका उसके नज़दीक पहुंचने वाली है, तो उसने उस बच्ची को सामने से आ रही ट्रक के सामने फेंक दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि एक पल के लिए जैसे समय थम गया और अगले ही पल सब कुछ खत्म होने वाला था। मिशिका ने जैसे ही उस साये को ऐसा करते हुए देखा, तो उसने तेजी से आगे आकर उस बच्ची को पकड़ लिया और रोड के दूसरी साइड कूद गई और ट्रक उनके बिल्कुल पास से गुजर गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह साया कुछ समझ नहीं सका। उतने में राजीव जी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस साये को पकड़ लिया। उन्होंने पूरी ताकत से उसे जकड़ रखा था, जैसे उसे किसी भी हालत में वह छोड़ना नहीं चाहते हो। तभी पूजा दौड़कर मिशिका के पास गई और उसे उठाया। मिशिका, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। तब तक वनीता और नीना जी भी उनके पास आ गए। नीना जी की हालत तो जैसे खराब ही हो चुकी थी। उनका दिल अब भी ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। शिका त्रिशा को नीना जी की गोद में देकर उस साये के पास गई। नीना जी ने त्रिशा को अपने सीने से लगा लिया और बच्ची ने भी उनके सीने से लगते ही रोना बंद कर दिया। मिशिका ने जैसे ही उस साये के मुंह पर से बंधा हुआ कपड़ा हटाया, तो उस शख्स को देखकर सभी के सब चौंक गए। सभी के चेहरे पर एक साथ हैरानी और गुस्सा उभर आया। वह हवेली का चौकीदार लाखन सिंह था, जो कि वास्तव में भुवन चौधरी का वफादार था, जो कि उनके इशारे पर किसी की भी जान ले सकता था। नीना जी उसे देखकर दंग रह गई। लाखन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को हाथ लगाने की? उनकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। लाखन सिंह ने भी अपना सर झुका दिया। छोटी बहू रानी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम तो बस। इस पर मिशिका उसका कॉलर छोड़ते हुए बोली, चौकीदार काका, जिस तरह से आप यह भूल गए कि यह बच्ची उसी किरण दी की निशानी है जिसे आपने अपने कंधे पर खिलाया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसी तरह आपके बड़े चौधरी भी लगता है कि यह भूल गए कि हम स्टेट लेवल के एथलीट्स रह चुके हैं, जो बिना किसी गार्ड के आपको यहाँ भेज दिया। जाइए, जाकर अपने मालिक से कह दीजिए कि त्रिशा को हाथ लगाने से पहले उन्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। लाखन सिंह हाथ जोड़कर नीना जी के कदमों में गिर गया। माफ कर दीजिए बहू रानी, हम तो बड़ी चौधरी के गुलाम हैं। हमने तो बस वही किया जो उन्होंने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। नीना जी वहां से पीछे हट गई तो लाखन सिंह बोला, छोटी बहू रानी, आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। इससे ही इस मासूम बच्ची की जान बच सकेगी, वरना मालिक किसी और को भेज देंगे। हम मालिक को बोल देंगे कि उनका काम हो गया है। शायद इससे हमारे भी कुछ पाप कम हो जाएंगे। यह कहकर उसने अपना सर झुका लिया, जैसे वह अपने ही किया पर शर्मिंदा हो रहा हो। राजीव जी लाखन सिंह की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, तुम हमें सीख मत दो। नीना और मीशा कहीं नहीं जाएंगी और तुम्हें तो हम पुलिस के हवाले करेंगे और उस भुवन चौधरी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा था, पर मिशिका कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मामा जी,
लाखन काका सही कह रहे हैं। अभी हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। उसने त्रिशा को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हो। राजीव जी, पर बेटा, आप लोग जाएंगे कहाँ? मिशिका, मामा जी, हमने सोच लिया है कि हम कहाँ जाएंगे। फिर लाखन सिंह वहां से लौटकर हवेली वापस आ गया और भुवन चौधरी से बोला, मालिक, छोटी बहू रानी बच्ची को लेकर शहर छोड़कर जा रही थी। हमने ट्रेन छूटते ही बच्ची को उनकी गोद में से छीन लिया और वही ट्रेन के आगे फेंक दिया। भुवन चौधरी यह सुनकर खुश होते हुए बोले, चलो, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब छोटी दुल्हन भी थक हार कर वापस हवेली लौट ही आएंगी। अब हमें बस नैतिक को समझाना पड़ेगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। कामिनी जी यह सब सुनकर धक से रह गई और उनके हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपने पति के इस निर्दयी व्यवहार पर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। बस घर में बने मंदिर में जाकर चुपचाप देवी माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाने लगी। माँ, नीना और छोटी को संभाल लेना। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। उनकी आवाज भर्रा गई, जैसे दिल का सारा दर्द बाहर आ गया हो। और नैतिक, जब वो वापस आएंगे और अपनी बहनों को खोजेंगे तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उधर मिशिका पिछले दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। लाखन सिंह के पीछे पीछे छिपकर वह भी हवेली आ गई थी। उसे जब विश्वास हो गया कि भुवन चौधरी ने लाखन की बात को सच मान लिया है, तो वह वहां से चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा तो सब उसी का ही इंतजार कर रहे थे, तो उसने उन सबको वहां का हाल बता दिया। उसकी हर बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया और यह सुनकर नीना जी बोली, अगर आज नैतिक यहाँ रहते तो शायद हमारे साथ इतना गलत नहीं हो पाता। मिशिका, माँ, पर हमें लगता है कि वह भी अपने पापा की तरह ही सोचते होंगे। तभी पूजा ने बात बदलते हुए पूछा, मीशा, यह तो बताओ कि कहाँ जाने की सोच रखी है आपने? मिशिका, दी, हम पुणे जाएंगे। मामा जी, मामी जी, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को पता ना चले कि हम कहाँ हैं। वनीता जी, अरे वह तो हम संभाल लेंगे, पर आप लोग वहाँ रहेंगे कहाँ? इस पर राजीव जी बोले, हमारे एक दोस्त है वहाँ, हम अभी उनसे बात करते हैं। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया और बात करने के बाद वह बोले, वहाँ रहने का इंतज़ाम हो गया है। हमारा दोस्त नवीन अपनी वाइफ आशा और बेटे वरुण के साथ पुणे में ही रहते हैं। उसके बगल का मकान अभी खाली है, तो वह आप लोगों को दिला देगा। यह सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। मिशिका, ठीक है मामा जी, अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए। राजीव जी, हाँ, सुबह होने से पहले आप लोग यहाँ से निकल जाइए, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। इस तरह मिशिका पुणे पहुंच गई। दूसरे दिन मिशिका ने सारा दिन नैतिक वाले रिश्ते को बिगाड़ने के लिए मन ही मन कई सारे प्लान बना डाले। उसने कुश को भी फोन किया था, पर कुश ने बहाना बनाकर टाल दिया। इस पर मिशिका मन ही मन कुढ़ते हुए बोली, धोखेबाज कहीं का, अभी हमें इसकी जरूरत है तो उसे वक्त ही नहीं है हमारे लिए। अगली बार मिले तो हम बताते हैं। उधर नैतिक भी ऑफिस ना जाकर सारा दिन मीशा को ही वॉच कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बना लो जितने भी प्लान बनाने हो, पर शाम में जब उन लोगों के बारे में आपको पता चलेगा तो सारा प्लान भूल जाओगी। उसकी मुस्कान में शरारत भी थी और कहीं ना कहीं एक सुकून भी। उसे इस तरह मुस्कुराते देख मिशिका और भी ज्यादा चिढ़ गई। ज्यादा मुस्कुराइए मत। अगर उन लोगों के आने से पहले हमें साइन किए हुए पेपर नहीं मिले तो हमसे शराफत की उम्मीद मत कीजिएगा। नैतिक, पर अभी तो उन लोगों के आने में बहुत टाइम है। और फिर वह त्रिशा की ओर बढ़ा, अरे त्रिशा बेटा, आप सबसे मिले पर हमसे नहीं मिले। आइए, हमसे दोस्ती कीजिए, हम आपको बड़े वाला चॉकलेट देंगे। त्रिशा खुश होकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, मिशिका बहाने से उसे अपनी गोद में लेकर वहां से चली गई। उसने एक पल के लिए भी त्रिशा को अपने से दूर नहीं जाने दिया, जैसे अब उसे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा हो। जाते जाते वह नैतिक को पलटकर बोली, इसकी कोशिश भी मत कीजिएगा। हम त्रिशा को लेकर बड़े चौधरी की तरह आप पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। उसे यूं जाते देख नैतिक बोला, बहुत जल्द ही आप फिर से हम पर वही भरोसा और विश्वास करेंगी जैसे कि आप बचपन में हम पर करती थी। उधर मिशिका त्रिशा को लेकर अपने कमरे में आ गई। त्रिशा, मम्मा, नानी ने बताया था कि वे हमारे बले मामू हैं, फिर आपने हमें उनके पास क्यों नहीं जाने दिया? मिशिका उसके सवालों पर झेपते हुए बोली,
बेटा, आप आजकल बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने लगी हैं, इसलिए हमने आपको उनके पास जाने से रोका, वरना आप अभी फिर से चॉकलेट खा रही होती। त्रिशा, पर मम्मा, हमने तो आज बस एक बार ही चॉकलेट खाया था। मिशिका, और वह चॉकलेट आपके पास आया कहाँ से? हमने तो नहीं दिलाया। इस पर त्रिशा हंसते हुए बोली, बली नानी ने दिया। त्रिशा की बात सुनकर मिशिका कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना हो। नीना जी कामिनी जी के साथ मिलकर मेहमानों के स्वागत की तैयारी करवा रही थी। ऊपर से वो खुद को खुश दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो भी दुखी थी। उन्हें भी पता था कि उनके भाई की बेटी पूजा नैतिक से प्यार करती है। वो जहाँ नैतिक के लिए खुश थी, वहीं पूजा के लिए उदास भी थी। कुछ देर बाद नैतिक कामिनी जी से बोला, माँ, हम कुछ देर में ऑफिस होकर आते हैं। और वह कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने कैबिन में से एक और फाइल ली और सीधे अपने पापा भुवन चौधरी के पास पहुंच गया। उनके सामने उसने मिशिका की दी हुई फाइल रखते हुए उस पर साइन करने के लिए उन्हें कहा। भुवन चौधरी ने जब उस फाइल में रखे हुए पेपर को पढ़ा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छोटी दुल्हन का दिमाग खराब हो गया है, जो उन्होंने अपना सब कुछ उस नीच लड़की के नाम कर दिया। पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। केशव के नहीं रहने पर अब सब कुछ पर केवल और केवल हमारा हक है। नैतिक, पापा, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारा कानून बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक देता है। भुवन चौधरी, हम नहीं मानते ऐसे कानून को। हमारे यहाँ पर बेटियों को संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है। वैसे भी उस लड़की में ना जाने किसका गंदा खून है। हमने तो छोटी दुल्हन को पहले ही कह दिया था कि उस गंदे खून को कहीं जाकर फेंक दे। नैतिक, पापा, आप बार बार भूल क्यों जाते हैं कि त्रिशा कोई गंदा खून नहीं है, बल्कि हमारी किरण दी की बेटी है। भुवन चौधरी, पर वो उस पाप की निशानी है। नैतिक, पर इसमें किरण या त्रिशा की क्या गलती है? भुवन चौधरी, वह हमें नहीं पता, पर हमारे समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। नैतिक, पापा, यह तो गलत है ना। हमें तो किरण और त्रिशा का साथ देना चाहिए था ना। किरण और छोटी माँ को जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय आपने अपने समाज के खोखले नियमों के कारण उन्हें छोड़ दिया। उनकी तकलीफों में पापा आपको उनका साथ देना चाहिए था, ना कि अपमानित कर उनकी तकलीफों को और बढ़ाना चाहिए था। यह हमारे समाज का कैसा नियम है, जहां लड़कियों की गलती नहीं रहते हुए भी उन्हें दोष दे दिया जाता है और असली दोषी समाज में खुलेआम घूमते रहते हैं। नैतिक के हर शब्द के साथ उसका गुस्सा अब साफ नजर आने लगा था, पर वह खुद को काबू में रखते हुए था। भुवन चौधरी, हम इसी समाज में रहते हैं, तो हमें इसके नियमों को मानना होगा। नैतिक, हम नहीं मानते ऐसे नियमों को। त्रिशा पूरे मान सम्मान और हक के साथ हमारे घर में रहेगी, क्योंकि यह उसकी माँ का घर है। यह कहते हुए नैतिक की आंखों में अब बगावत साफ साफ दिख रही थी। भुवन चौधरी, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमारे समाज में उस बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है। नैतिक, पापा, हमने जो कह दिया बस वही होगा। आप प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। भुवन चौधरी, आप अब हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। नैतिक, जी नहीं, हम बस आपकी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अगर आपने यह फैसला लिया है कि आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे, तो ठीक है, फिर एक नज़र इस फाइल पर भी डाल दीजिए। यह कहकर नैतिक ने अपने साथ लाई हुई दूसरी फाइल भी भुवन चौधरी के आगे बढ़ा दी। भुवन चौधरी, इसमें क्या है? नैतिक, ज्यादा कुछ नहीं, बस कोर्ट का एक एफिडेविट है, जिसके अनुसार हम कभी शादी नहीं करेंगे, पर हमारे हिस्से आने वाली सारी संपत्ति त्रिशा के नाम चली जाएगी। और उसके 21 वर्ष के होने तक अगर उन्हें कुछ होता है, तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। यह सुनकर भुवन चौधरी हैरान रह गए। उन्हें जितनी मिशिका और त्रिशा से नफरत थी, उतनी ही उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने की भी चिंता थी। और अगर नैतिक शादी नहीं करता, तो उनका वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता और उस पेपर्स के अनुसार सब कुछ त्रिशा के नाम हो जाता, जो कि भुवन चौधरी किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता था। नैतिक को भी अपने पिता की इस कमजोरी का पता था, तभी तो उसने उनसे आजीवन शादी ना करने की धमकी देकर अपनी और पूजा की शादी के लिए उन्हें राजी किया था। वरना भुवन चौधरी तो खुद से कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पूजा एक डॉक्टर थी
और उन्हें उसका घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं था। भुवन चौधरी ने गुस्से से पेपर पर साइन कर दिया तो नैतिक मुस्कुराते हुए वहां से घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने वो पेपर मिशिका को दिया। मिशिका साइन किए हुए पेपर देखकर काफी खुश हुई, पर अपनी खुशी उसने अपने चेहरे पर झलकने नहीं दी। नैतिक, हमने अपना वादा तो निभा दिया, अब आपकी बारी है। आपको तो याद है ना आपका वादा? मिशिका, देखते हैं। नैतिक, देखते नहीं है, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अपनी भाभी से अच्छे से मिलना होगा। मिशिका, अभी भाभी हुई नहीं है। यह कहकर मिशिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नैतिक उसकी मुस्कुराहट को देखकर समझ गया कि यह कुछ ना कुछ खुराफात जरूर करने वाली है। कुछ देर बाद बाहर शोर हुआ कि लड़की वाले आ गए हैं। सब उनके स्वागत में व्यस्त हो गए और मिशिका अपने कमरे में बैठे यह सोच रही थी कि इन लोगों को कैसे भगाया जाए। उसी वक्त पूजा और कुश उसके कमरे में आए। उन्हें देखकर मिशिका चौंक गई। हे भगवान, बाहर लड़की वाले भी आ गए हैं और अभी पूजा दीदी भी आ गई। जब इन्हें पता चलेगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि कुश और पूजा उसके बगल में आकर बैठ गए। कुश, क्या हुआ मीशा? हमें देखकर खुशी नहीं हुई? मिशिका, नहीं तो आप लोगों को देखकर भला हम खुश क्यों नहीं होंगे? मिशिका हिचकिचाते हुए बोली। उसकी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। पूजा, पर आपका चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है? मिशिका, दी, वो बाहर लड़की वाले आए हैं जिनसे नैतिक भाई की शादी तय हुई है। यह कहते हुए उसने नजरें झुका ली, जैसे यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। कुश, अरे वाह, तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? मिशिका यह सुनकर उसका मुंह देखने लगी। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नैतिक भाई किससे शादी कर रहे हैं? दी, आप देख रहे हैं ना इसे, कितना बदल गया है ये। पर दी, आप चिंता मत करें, आपकी यह छोटी बहन आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी, जैसे उसे कुश का यह रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो। वह पूजा का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। यह सुनकर पूजा प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं है छोटी, क्योंकि हमें पता है कि मीशा ने हमसे वादा किया है कि वह हमारी शादी नैतिक जी के साथ ही करवाएंगी। पूजा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा हो। मिशिका, हाँ दी, और हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। उसकी आंखों में जिद साफ झलक रही थी। कुश, आप चाहो या ना चाहो, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना हम आपके सारे सीक्रेट्स मामी जी को बता देंगे। वह कुश को धमकाते हुए बोली और कुश अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला, मीशा, तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो गई है क्या? वरुण भाई के साथ रहते रहते उनके गुण भी तेरे अंदर आ गए हैं क्या? वह भी मुझे यूं ही धमकाते रहते हैं। इस पर पूजा ने उसे आंखें दिखाई तो वह जल्दी से बोल पड़ा, ठीक है दी, आपकी लाडली को नहीं परेशान करता मैं। फिर वह मिशिका से बोला, अच्छा बोलो, क्या प्लान बनाया है तुमने? मिशिका, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बस एक बार उस लड़की से अकेले में बात हो जाए तो उसे दी और भाई के बारे में बताकर इतना डरा धमका देंगे कि वह फिर से नैतिक भाई की ओर देखेगी भी नहीं। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। तभी नैतिक, जो कि बड़ी देर से दरवाजे पर खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था, अंदर आते हुए बोला, इट्स नॉट फेयर छोटी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी होने वाली वाइफ से अच्छे से पेश आएंगी और अब उन्हें धमकाने की बात कर रही हैं। उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी, पर चेहरे पर मुस्कान भी बनी हुई थी। नैति की आवाज सुनकर मिशिका ने जब पीछे पलटकर देखा, कुश और पूजा भी मुस्कुराने लगे। मिशिका, आप छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे? और हमने आपसे कोई वादा नहीं किया, हमें कुछ भी याद नहीं है। वह अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली। उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था कि वह जानबूझकर बात को घुमा रही है। इस पर नैतिक पूजा के बगल में आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, पूजा जी, छोटी तो अपना वादा भूल गई। अब आप तैयार हो जाइए इनकी शरारतों को झेलने के लिए, और अब हमें दोष मत दीजिएगा। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इनके पेपर्स भी पापा से साइन करवा दिए, पर ये तो अपना वादा ही भूल गई। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा। मिशिका, आप पूजा दी को क्यों डरा रहे हैं? जाकर अपनी वाइफ को डराइए।
क्योंकि उन्हें तो हम इतना परेशान करेंगे कि वह आपसे शादी करना ही भूल जाएंगी। यह सुनकर नैतिक फिर से पूजा से बोला, देख रही हो पूजा, छोटी आपकी शादी हमसे नहीं होने देगी। अब आप हमें दोष मत दीजिएगा। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। मिशिका का यह सुनकर मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या? क्या कहा आपने अभी अभी? उसकी आंखें फैल गई, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। उसे इस तरह हैरान होते देख कुछ हंसने लगा और बोला, ओए, तेरा कान खराब हो गया है क्या? तो दिमाग से तो पहले से ही पैदल थी, अब बहरी भी हो गई है क्या? यह सुनकर मिशिका उसकी ओर दांत पीसते हुए बोली, तू तो चुप ही रह, तुम्हें हम बाद में बताते हैं। पहले ये तो बता कि अभी अभी इन्होंने जो कहा, क्या वह सच है? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। पूजा उसका सर सहलाते हुए मुस्कुराकर बोली, आपने जो सुना वह सच ही है। उसके शब्दों में सुकून था, जैसे वह मिशिका के हर डर को खत्म कर देना चाहती हो। मिशिका उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगी तो नैतिक भी उसके पास आया और उसके हाथ को थामकर बोला, हाँ छोटी, यह सच है। हम पूजा जी से ही शादी कर रहे हैं। बाहर मामा जी और मामी जी आए हैं हमारी इंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए। आपको क्या लगा कि हम किसी और से शादी कर रहे हैं? जबकि आप तो जानते हैं कि हम शुरू से ही पूजा जी को ही पसंद करते आए हैं। मिशिका, तो क्या आप लोगों ने हमारे साथ क्यों किया ऐसा? जानते हैं हम कितना परेशान हो गए थे और कितना रोए थे हम। क्या-क्या नहीं सोच लिया था हमने। यह सब सुनकर कितना झटका लगा था हमें। मिशिका को यह जानकर खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। पूजा दी, आपने भी हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया ना। उसके आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह कहकर वह रोने लगी तो पूजा ने उसे अपने गले लगा लिया और उसका पीठ सहलाते हुए बोली, छोटी, हमें माफ कर दीजिए। और फिर वह नैतिक से बोली, देखा, रुला दिया ना आपने हमारी छोटी को। हमने मना किया था ना ऐसा करने से। सीधे से भी हमारी शादी की बात बता देते तो वह चली आती, पर आपको तो नैतिक, हाँ, तो इन्होंने भी हमें कितना परेशान किया। मुंबई में हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। नैतिक ने मिशिका को अपनी ओर घुमाते हुए उसे बेड पर बिठाया और उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मिशिका रो रही थी। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, छोटी, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर हमें किस चीज की सजा मिली? हमारी एक बहन को तो पहले ही भगवान जी ने अपने पास बुला लिया और दूसरी को आपने हमसे इतना दूर कर दिया कि हम उन्हें देखने को भी तरस गए। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ दिल का दर्द बाहर आ रहा हो। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। हम जब वापस आए थे तो हमें पापा ने किरण के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपके, छोटी माँ और किरण के बेबी के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि बेबी प्री मैच्योर होने के कारण उसकी डेथ हो गई और आप छोटी माँ को लेकर शहर छोड़कर चली गई। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। हमने आप लोगों को कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप लोगों का कहीं पता नहीं चला। पूजा भी इस मैटर पर हमसे बात तक करने को तैयार नहीं थी। हर बार जब हम उससे पूछते, उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थी, पर होठ हमेशा खामोश रहते थे। पर इनकी बातों से हमें अंदाजा हो गया था कि इन्हें सब कुछ मालूम है। हमने बहुत कोशिश की, पर इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। वह तो जब माँ से हमारी हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह पापा ने आप लोगों को विवश किया था घर छोड़ने के लिए। यह जानकर हमें बहुत गुस्सा आया। पापा से कई दिनों तक हम नाराज भी रहे, फिर भी आपको हम कहीं नहीं ढूंढ पाए। फिर अचानक से एक दिन हमने पूजा को किसी से त्रिशा के बारे में बात करते हुए सुन लिया। उसके बाद बहुत पूछने पर पूजा इस शर्त पर हमें त्रिशा के बारे में बताने को राजी हुई कि हम उनसे आपका पता नहीं पूछेंगे। और जब हमें यह पता चला कि त्रिशा हमारी किट्टू की बेटी है और पापा ने किस तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारा मन हुआ कि हम जाकर पापा की जान ही ले लें। पर उसी वक्त माँ के आंसुओं ने हमें रोक लिया। पर फिर माँ के समझाने पर हमने पहले आपको ही ढूंढना बेहतर समझा। हमने कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा आपको। बहुत सारे आदमी इस काम के लिए ही लगा रखे थे हमने। फिर अचानक से जब हमें आपके मुंबई में होने का पता चला,
तो हम वहाँ पहुँचे, पर वहाँ तो आपने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें फिर से आपसे छीन लिया हो। और फिर आपका गुस्सा देखकर हम समझ गए कि आपको ऐसे ही हम वापस नहीं ला पाएंगे। फिर हमने पूजा के पास हमारी शादी तय होने की झूठी खबर पहुंचाई, क्योंकि हमें पता था कि आप अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती हैं और यह जानकर आप इस शादी को रोकने ज़रूर वापस आएंगी। इतना कहकर नैतिक चुप हो गया। पूजा, हमने आपको नैतिक जी की शादी की बात बताई, तो उस समय तक हमें भी यह नहीं पता था कि यह एक झूठी खबर है। उस वक्त हम खुद भी उतने ही कंफ्यूज थे जितने कि आज आप हैं। फिर उसके दूसरे दिन ये बड़े फूफा जी को किसी तरह हमारी शादी के लिए मनाकर सबके साथ हमारे घर लाए और हमारी शादी पक्की हो गई। तब इन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ बुलाने के लिए इन्होंने हमारे तक वो झूठी खबर पहुंचाई थी, ताकि हम यह खबर आपको दे सकें। इशिका, पर दी, जब आपको पता चला तब आप तो हमें बता सकती थी ना। पूजा, आई एम सॉरी छोटी, हम आपको बताना चाहते थे, पर हर बार जब हम हिम्मत जुटाते, इनकी कसम हमें रोक लेती थी। पर इन्होंने हमें अपनी कसम देकर आपको बताने से रोक दिया। इस पर मिशिका कुश की ओर देखने लगी तो वह बोल पड़ा, मेरी तरफ इस तरह मत देख। मुझे भी भाई ने सख्त मना कर रखा था तुम्हें बताने से। पर यह कहकर वह नैतिक के पीछे जा छुपा। इस पर नैतिक मुस्कुराते हुए बोला, आपने बिना हमारी गलती के हमसे हमारी छोटी को दूर कर हमें इतना परेशान किया, तो थोड़ा सा हमने भी आपको परेशान कर दिया। इतना तो हक बनता है ना हमारा। अब तो आप हमें माफ करेंगे ना। यह कहकर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और एक पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया, जैसे सालों की दूरी एक ही पल में मिट रही हो। उसे ऐसा करते देख मिशिका ने उसके दोनों हाथ कान से हटा दिए और रोते हुए उसके गले लग गई। नैतिक प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब तो यह बता दीजिए कि हमारी क्या गलती थी। यह सुनकर मिशिका रोते हुए बोली, उस दिन लाखुन काका के पीछे पीछे हम हवेली आए थे। जब हम वापस लौटने लगे तो हमारे कानों में बड़े चौधरी की आवाज पड़ी कि उन्होंने यह सब कुछ अपने बेटे यानी कि आपके लिए किया था, क्योंकि उनके अनुसार हमारे पापा का कोई बेटा नहीं होने के कारण पूरी प्रॉपर्टी पर केवल और केवल आपका हक बनता था। और अगर त्रिशा जिंदा रहती तो कल वो किरण दी के नाम का हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हो सकती थी। उन्होंने बड़ी ही आसानी से दी के साथ हुए उस हादसे के लिए दी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था और त्रिशा को पाप की निशानी कहकर ठुकरा दिया। यह सब सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया। हमें लगा कि शायद आप भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत देर तक हमने आपको फ़ोन लगाया था, पर आपका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इससे हमारा शक और भी पक्का हो गया कि आप जानबूझकर हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। नैतिक, हाँ, उसी समय हमारा फ़ोन चोरी हो गया था। उसके बाद हमने नया फ़ोन लिया भी, तो हमारे पास आप लोगों का नंबर नहीं था। फिर हमने सोचा कुछ महीनों की तो बात है, फिर तो हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वापस आ ही जाएंगे। इसलिए हमने उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और हमारी यह लापरवाही हम पर ही भारी पड़ गई और आपने पापा के साथ साथ हमें भी गलत समझ लिया। यह सुनकर मिशिका फिर से रोने लगी। भाई, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अपने दर्द में आपकी सच्चाई को देखना ही बंद कर दिया था। हमने बेवजह ही आप पर शक किया और आपको गलत समझा, जबकि माँ ने हमेशा हमें यह समझाया कि आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। यह कहकर वह उसके गले लग गई। नैतिक उसके सर को सहलाते हुए बोला, अब चुप हो जाओ, अब सब कुछ ठीक है। और हाँ, तुम माँ को भी माफ़ कर दो। उस वक्त वह भी बहुत मजबूर थी, क्योंकि पापा ने उन्हें चुप रहने के लिए अपनी कसम दे रखी थी। और हाँ, यह झूठी शादी की खबर जो हमने आपको परेशान किया, उसके लिए भी सॉरी। हम सच में आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बस आपको वापस लाना चाहते थे। वैसे उसी खबर पर आप यहाँ आए भी और आज आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। यह सुनकर कुश बोला, हाँ, मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि भाई के इस प्लान में मैं भी शामिल था। यह सुनकर मिशिका उसकी ओर घूरते हुए बोली,
अच्छा, तो इसलिए जब हम उस लड़की के अगेंस्ट कुछ बोलते थे, तो आप हमें चुप करवा देते थे। कुश, सॉरी सॉरी, पर छोड़ो ना इन बातों को अब। से भी आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया ना। और वैसे भी भाई के उस आइडिया की वजह से ही तुम वापस तो आ ही गई ना हम लोगों के पास। इस पर पूजा हंसते हुए बोली, जी नहीं, आप लोगों के इस फालतू के आइडिया की वजह से ये बस परेशान हुई। इनके घर लौटने की वजह तो कुछ और ही है। यह सुनकर सब उन दोनों की ओर देखने लगे। पूछा, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग हमें? छोटी अगर आज वापस आई है तो इसकी वजह आप लोगों का आइडिया नहीं है, बल्कि किसी और का सजेशन है। क्यों छोटी, हम सही कह रहे हैं ना? वह मुस्कुराते हुए बोली। मिशिका को यह सुनकर अचानक से अमित की याद आने लगी थी। अमित का नाम आते ही मिशिका के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। उस सड़ियल टट्टू के सजेशन की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। उसके चेहरे की मुस्कान से सब समझ गए कि वह जिसे सड़ियल टट्टू बोल रही है, उसके लिए उसके दिल में जरूर कुछ खास है। नैतिक, और यह जनाब है कौन? पूछा। वही जिसके होटल के इंटीरियर के लिए छोटी मुंबई गई थी। नैतिक मिशिका की ओर देखते हुए बोला, आई थिंक हम जानते हैं उन्हें। आप शायद अमित जी की बात कर रहे हैं ना? मिशिका, हाँ भाई, उस सड़ू ने ही हमें एक बार अपने डर से सामना करने के लिए समझाया। शायद पहली बार हमने खुद को कमजोर मानने की बजाय मजबूत बनने की कोशिश की, और हम हिम्मत करके यहाँ आ गए। कुश, पर वह तो तुम्हारा बॉस है ना? और मुझे यह नहीं समझ आता है कि तू अपने बॉस को इस तरह के अजीबोगरीब नाम से क्यों बुलाती हो। यह सुनकर मिशिका हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो ना उसे, वह है ही ऐसा, हर वक्त हमसे उलझता रहता था, पर वह कभी हमसे जीत नहीं पाया, और गुस्सा तो उसके नाक पर ही रहता था हमेशा। सड़ू कहीं का। पूना जाते वक्त एक बार भी हमसे बात नहीं की उसने। उसकी यह बात हमें सबसे ज्यादा चुभी थी, जबकि वह जानता था कि अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें इतनी बार डांटा उसने, पर एक बार भी उसने सॉरी नहीं बोला हमें। वह तो नितिन भाई और कन्नू भाभी के कारण हम उनके यहाँ ठहर गए थे, वरना उस सड़ू की शक्ल भी ना देखे हम। कहने को तो मिशिका अमित की शिकायत लगा रही थी, पर उसके लहजे में अमित के लिए अपनापन साफ झलक रहा था। पर उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह अमित को कितना मिस कर रही है। पूजा मिशिका के उदास चेहरे को देखकर बोली, पर छोटी, आपकी आंखें तो यह कह रही हैं कि आप उसे बहुत मिस कर रही हैं। यह सुनकर मिशिका हड़बड़ा गई। नहीं दी, हम क्यों याद करेंगे उसे? वो कोई खास नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। उस सड़ू को हम भला क्यों याद करेंगे? हम उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं जो हम उन्हें मिस करेंगे। इस पर सब हंसने लगे। नैतिक, पूजा ने तो प्यार का नाम भी नहीं लिया। वैसे वह पूरी फैमिली आपको जरूर प्यार करती है, और वह भी बहुत ज्यादा। खासकर अमित जी के बहन काव्या जी, आपके लिए हमसे बहुत गुस्सा हुई थी वो। यह सुनकर मिशिका झेपते हुए बोली, आप भी ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कन्नू भाभी हमारी अच्छी दोस्त है ना, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। हम हम जरा बड़ी माँ से मिलकर आते हैं, उनसे माफी भी मांगनी है। और फिर वह कुश को इशारा करते हुए बाहर चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे बाहर चला आया। मीशा, सुनना, यह सड़ू कैसा है? वह सच में तुमसे प्यार करता है क्या? देख, अगर कोई ऐसा वैसा लड़का हुआ ना, तो मैं तुझे उसके पास जाने ही नहीं दूंगा। ऐसा कर, तो मुझे उसका पता बता। मुंबई में मेरे भी कई दोस्त हैं, मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ कि कैसा लड़का है वह। मैं तेरे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। मिशिका, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी वह बहुत अच्छा लगता है, वह तो बस हमसे ही उलझता रहता है, क्योंकि हम उसे चिढ़ा जो देते थे। अच्छा, हम बड़ी माँ के पास जा रहे हैं, चलना है तो चलो, वरना यहीं बैठकर उस सड़ू को सोचते रहो। और हाँ, उसका नाम अमित है, सड़ू केवल हम बोलते हो। यह कहकर मिशिका वहां से चली गई। खुश उसके चेहरे को एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तू चाहे बोले या ना बोले, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं कि तुझे उससे प्यार हो गया है। अब मुझे बस इतना पता लगाना है कि क्या वह लड़का तेरे लायक है या नहीं, और वह तुझसे प्यार करता भी है या नहीं। और वो मुस्कुराते हुए वह वहां से चला गया। मिशिका हॉल में आकर कामिनी जी के पास बैठ गई और उनके कंधे पर सर रखकर बोली,
बड़ी माँ सॉरी। यह सुनकर कामिनी जी ने खुश होकर उसका सिर को चूम लिया। भुवन चौधरी भी यह सब देखकर भीतर ही भीतर गुस्सा हो रहे थे, पर नैतिक के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। कामिनी जी शुरू से ही मिशिका को अपने दिल के बहुत करीब मानती थी। वह उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, पर अपने पति के स्वभाव और सोच के आगे वह बेबस हो जाती थी। उधर नैतिक कमरे में पूजा का हाथ थाम कर बैठा था। पूजा, अब तो मीशा ने हमें माफ कर दिया। अब तो आप खुश हैं ना? पूजा, हाँ नैतिक जी, हम तो काफी डर गए थे कि पता नहीं छोटी का रिएक्शन कैसा होगा, बट फाइनली अब सब ठीक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें बुआ और छोटी को यहाँ वापस अपने घर पर देखकर कितनी खुशी हो रही है। नैतिक और पूजा भी बहुत खुश थे। तभी अचानक से पूजा ने नैतिक से पूछा, नैतिक जी, ये अमित जी कैसे लड़के हैं? आई मीन उनका नेचर। नैतिक, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, सभी लोग निशा को भी बहुत पसंद करते हैं। पर देखिए, आप अभी से शुरू मत हो जाइएगा। अभी अभी तो छोटी आई ही है, इतनी जल्दी हम उसे अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। पूजा यह सुनकर हंसते हुए बोली, अरे अरे, हमने इतना आगे तक का तो सोचा भी नहीं। हमने तो बस उनकी नेचर के बारे में पूछा। वैसे भी छोटी जब तक खुद इसके लिए तैयार नहीं हो जाती, हमें तब तक चुप ही रहना चाहिए। और फिर पता नहीं अमित जी की क्या फीलिंग होगी छोटी को लेकर। पहले हमें उनके फीलिंग के बारे में पता करना होगा और छोटी के दिल को भी टटोलना होगा। कि इतना तो हमें अंदाजा लग चुका है कि छोटी की आंखों में उनके लिए पसंदीदा झलकती है। नैतिक, हाँ, आप सही कह रही हैं। वैसे भी उनसे हमारी भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो ऐसा करते हैं कि अपनी एंगेजमेंट में हम उन्हें भी इनवाइट कर लेते हैं। फिर उनसे मिलकर आप उनके लिए श्योर हो लीजिएगा। वैसे वो मीशा के लिए हमें भी बहुत पसंद आए। तभी मिशिका कमरे में पहुंची और उन्होंने उन्हें बताया कि नीचे पंडित जी आए हैं, और फिर तीनों हॉल में पहुंचे। वहां पंडित जी ने 1 सप्ताह के बाद का सगाई का मुहूर्त निकाला। सबने एक दूसरे को बधाई दी और पूजा और नैतिक ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मिशिका नैतिक के गले लगते हुए बोली, भाई, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों की शादी इतनी लेट हो गई। हमें कुछ ने बताया था कि किस तरह दी ने हमारे बिना शादी नहीं करने की शर्त रखकर आपको मना कर दिया था। नैतिक उसका सर सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा, अब सब कुछ ठीक है, आप हमारे साथ हो, हम बस इसी से खुश हैं। यह सुनकर मिशिका भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद पूजा अपनी फैमिली के साथ घर लौट गई। लोगों के जाने के बाद नैतिक त्रिशा के साथ खेलने लगा। इस बार मिशिका ने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद भी उन दोनों के साथ शामिल हो गई। नैतिक की किसी बात पर मिशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो नीना जी ने कामिनी जी से कहा, दीदी, हमारी मीशा वापस आ गई। हमें यकीन था कि नैतिक सब ठीक कर देंगे। कामिनी जी ने अपना सर हिलाकर अपनी सहमति जताई। सब खुश थे, बस भुवन चौधरी यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में हमने देखा कि मिशिका छोटी माँ व त्रिशा को लेकर हवेली में पहुंच चुकी है और भुवन चौधरी के साथ उसका आमना सामना हो चुका है। तो वहीं अपने भाई नैतिक चौधरी के साथ भी उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि जब नैतिक चौधरी अमित को अपने एंगेजमेंट में इनवाइट करेगा तो भुवन चौधरी का कैसा रिएक्शन होगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो जल्द इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।